हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे एडीटी का पार्ट 6। हम इस सीरीज में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो इससे हमारी प्रोग्रामिंग भी इम्प्रूव होती है और साथ में डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स भी हमारे बेटर होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एरे एडीटी, जिसके 5 पार्ट्स आप देख चुके हैं। ये आज आखिरी पार्ट एरे एडीटी का हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी बना लिया था। एक बार प्रोग्राम पे नज़र डालें तो प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारे फंक्शंस बना लिए थे। क्रिएट एरे, गेट आइटम, सेट आइटम, एडिट आइटम, काउंट आइटम्स, रिमूव आइटम, राइट। तो ये सारे फंक्शंस हम यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। इतनी कोडिंग हम पिछले अपने वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आगे का कोड। आगे हमें 2 और फंक्शंस बनाने हैं, एक आइटम को सर्च करने के लिए और एक सॉर्ट करने के लिए। तो ये हमारा एडीटी है, जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, एरे एडीटी। ओके, और ये सारे फंक्शंस हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम जो फंक्शन देखने वाले हैं वो है सर्च का और सॉर्ट का। सबसे पहले मैं सर्च का फंक्शन बनाता हूँ, आइए देखते हैं। तो सर्च के फंक्शन के लिए पहले मैं इसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये बाकी सारे कोड को मैं श्रिंक कर देता हूँ। ओके, अब हमको इस फंक्शन को डिफाइन करना है। जब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं तो यहां पर मैं एक पॉइंटर भी बना लेता हूं, ARR, ठीक। ओके, सो ये ARR क्या है ना? ये एरे एडीटी टाइप का पॉइंटर है। हमें करना क्या है, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। ARR क्या है? एक पॉइंटर है। तो लेट्स से ये हमारा ARR नाम का पॉइंटर है। ARR में एड्रेस आ जाएगा किसका? एक ब्लॉक का, एक मेमोरी ब्लॉक का, जो किस टाइप का होगा? एरे एडीटी टाइप का होगा, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे। एक होगा कैपेसिटी, ठीक है। एक होगा लास्ट इंडेक्स, और एक और वेरिएबल होगा जो कि पॉइंटर है, ठीक है। और इस ब्लॉक को ARR कर रहा है पॉइंट। तो जो हमारा एरे है वो एरे को पॉइंट करेगा ये PTR पॉइंटर। एरे में कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी टोटल कैपेसिटी है, ये कंटेन करेगा कैपेसिटी नाम का वेरिएबल। तो ये एरे के इंडेक्सेस बना रहा हूं मैं, ठीक है। एक और बना लेता हूं, 9। तो टोटल हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी इसकी 10। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कैपेसिटी कुछ और भी ले सकते हैं। और मान लीजिए इसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये पहले से कुछ इसमें वैल्यूज रखी हुई हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा फिल्ड हो। तो लास्ट इंडेक्स मान लीजिए 7 फिल है, तो मैं लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रख लेता हूँ। सॉरी, लास्ट इंडेक्स 6 फिल है, तो मैं लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रख लेता हूँ 6। ओके, अब ये सिचुएशन हमारे पास है। अब मुझे इसमें से डेटा सर्च करना है। तो आप देख रहे हैं, जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हम बना रहे हैं। एक ARR पॉइंटर हो गया, जिससे कि हम एक्चुअल में एरे को एक्सेस कर पाएंगे, और दूसरा आइटम वेरिएबल है, जिसमें वो डेटा है जिसको हमें सर्च करना है, ठीक है। तो आइटम नाम का जो वेरिएबल है, इसमें कुछ डेटा है। अब इसमें 2 बातें हो सकती हैं जब हम सर्च कर रहे हैं, या तो डेटा हमें मिलेगा या हमें डेटा नहीं मिलेगा। तो आइटम में क्या वैल्यू रखी है ये हमें नहीं मालूम, कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ, 40। यस, तो मुझे 40 को इसमें सर्च करना है। तो कैसे सर्च करेंगे? सर्च करना बहुत सिंपल है। मैं इंडेक्स नंबर 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक एक एक वैल्यू को देखूंगा, और जब भी वैल्यू आइटम के बराबर होगी मैं उस जगह पर कंपैरिजन करना रोक दूंगा और कहूंगा कि सर्च हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्च फंक्शन इन टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब जब एलिमेंट उसे मिलेगा तो वो एलिमेंट जहाँ पर रखा है उसका इंडेक्स
ये रिटर्न करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट इसमें मिले ही ना, तो फिर वो रिटर्न करेगा -1। लेकिन उससे पहले हम उन सिचुएशन पे गौर करें जब आइटम मिल ही नहीं सकता। आइटम कब कब नहीं मिल सकता? हो सकता है कि ये एरे एम्प्टी हो। एरे अगर एम्प्टी होगा तो आइटम सर्च कैसे करेंगे? तो एक केस तो हमारा यही हो जाएगा कि एरे हमारा एम्प्टी है, यानी अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, -1, तो हम कहेंगे कि ये जो एरे लिस्ट है ये एम्प्टी है, तो इसमें आइटम हम सर्च ही नहीं कर सकते। तो हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, -1, सिंपली -1 रिटर्न करा देंगे। दूसरी चीज़ हो सकता है कि मैं 0 इंडेक्स से लेकर इंडेक्स नंबर लास्ट इंडेक्स तक सर्च करता हूँ और मुझे आइटम मिलता ही नहीं, तो भी मैं क्या रिटर्न करूँगा, -1। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं सर्च कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर 0 से लास्ट इंडेक्स तक और मुझे वो आइटम मिल जाता है, ठीक है। तो वहीं पर मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, आगे और सर्चिंग नहीं करनी है, और जहाँ पे मिला है उसका इंडेक्स रिटर्न कराना है, जो भी इंडेक्स उसका होगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ i, ओके, और मैं चेक कर रहा हूँ ARR एरो। अब देखिए लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कहाँ रखी हुई है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। लास्ट इंडेक्स एक वेरिएबल है जो इस स्ट्रक्चर में है और इस स्ट्रक्चर को ARR पॉइंट कर रहा है, तो ARR एरो मुझे लिखना होगा लास्ट इंडेक्स। अगर ये वैल्यू -1, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न करना है -1, क्योंकि कोई वैल्यू इस एरे लिस्ट में रखी ही नहीं है, तो हम कैसे सर्च करेंगे, ओके। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न नहीं चलेगा, तो फिर आगे जो भी कोड लिखूंगा मैं वो चलेगा। तो मुझे एक लूप लगाना है जिसमें i की वैल्यू मैं स्टार्ट करूंगा 0 से और i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू चलाऊंगा लास्ट इंडेक्स तक। तो मैं लिखूंगा ARR एरो लास्ट इंडेक्स, और इसमें i को एक एक करके बढ़ाता जाऊंगा। अब मुझे लूप के अंदर क्या करना है, मुझे कंपैरिजन करना है। यदि एरे के अंदर इंडेक्स नंबर i पे आइटम रखा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे डेटा मिल गया है, तो मैं क्या करूं, मैं रिटर्न करा दूं। क्या रिटर्न करा दूं, जो इंडेक्स है जहां पर आइटम मिला है वो। और अगर आइटम मिलेगा ही नहीं तो ये लूप से हम बाहर आएंगे इस कंडीशन के फॉल्स होने पर, ठीक है। देखिए अगर आइटम मिल जाता है तो रिटर्न चल जाएगा, रिटर्न चल जाएगा तो ये सर्च फंक्शन का काम ही खत्म हो जाएगा, सर्च फंक्शन के आगे की कोई कोडिंग नहीं चलेगी। अगर यहां मैं कुछ लाइन लिखूं फॉर लूप के बाद, तो ये लाइन अगर चल पा रही है, यहां जो भी लाइन लिखता हूं अगर वो चल पा रही है, तो इसका मतलब है आप लूप के बाहर आ पाए हो और ये रिटर्न कभी नहीं चला। क्योंकि अगर रिटर्न चल जाता तो आप फॉर की बॉडी के बाहर कैसे आते, क्योंकि रिटर्न तो फंक्शन को ही एंड कर देता। तो यहां पर मैं सिंपली लिखता हूं रिटर्न -1। ये बात आपको समझ में आई। देखिए ये फॉर की मैंने बॉडी नहीं बनाई, केवल ये इफ स्टेटमेंट इतना जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं यही पोर्शन फॉर की बॉडी में है, यही रिपीट होगा। तो कभी भी वैल्यू मिल जाएगी तो ये रिटर्न कर देगा इंडेक्स, और अगर कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो फॉर लूप के बाहर आएंगे और बाहर आके रिटर्न कर देंगे -1, यानी वैल्यू नहीं मिली। देखिए इतना ही सिंपल था सर्च का कोड। अब बनाते हैं सॉर्ट का कोड। सॉर्ट फंक्शन बनाने के लिए हमें सिर्फ देखिए बहुत ज़्यादा टिपिकल कोडिंग किसी की भी नहीं थी, किसी भी फंक्शन की नहीं थी, अनटिल अनलेस जब तक आप एरे में कोई नई वैल्यू रख रहे हो या निकाल रहे हो, क्योंकि उसी से एरे में वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, अदरवाइज एरे की वैल्यू तो
चेंज नहीं हो रही, आपके सर्च करने चेंज नहीं हो रही है। इनफैक्ट आप जब सॉर्ट करेंगे तो भी एरे की कोई वैल्यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो चेंज नहीं हो रही, ना तो उसका लास्ट इंडेक्स बढ़ेगा ना घटेगा। सॉर्ट से क्या होना है, अरेंज होना है डेटा। तो सॉर्टिंग का हम कोड लिख लेते हैं। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ बबल सॉर्ट अप्लाई करने वाला हूँ। बबल सॉर्ट अगर आपको नहीं आती है तो बबल सॉर्ट का सिंपल सा लॉजिक आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में सॉर्टिंग के सारे प्रोग्राम्स उसमें बने हुए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ। कौन सा फंक्शन डिक्लेयर करना है, सॉर्ट का। ठीक, मैंने सॉर्ट का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। इसी फंक्शन को अब मैं करने वाला हूँ डिफाइन। तो देखिए नीचे कर रहा हूँ डिफाइन। यहाँ पर मैं ARR नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ये भी हमको समझ में आ चुका था। ओके, सॉर्टिंग के लिए बबल सॉर्ट का लॉजिक आपको आता है, उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने एक, क्योंकि बबल सॉर्ट में क्या होता है, हम एडजेसेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और हम ऐसे करते हुए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को सबसे लास्ट ब्लॉक पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो लॉजिक आई होप आपको मालूम होगा, मैं फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल देके रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं एक एरे में रखी हुई हैं, 20, 40, 70, 10, 90, 30 इस तरह से रखी हुई हैं। इंडेक्स नंबर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 6 हैं। तो अभी अपन मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं n और n की वैल्यू है 6। तो मैं दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन करूँगा। अगर ये दोनों वैल्यूज़ सही ऑर्डर में, यानी छोटी वैल्यू लेफ्ट में बड़ी वैल्यू राइट में है, तो ये ठीक है, अदरवाइज स्वैप करूँगा। फिर मैं इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा, फिर मैं इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा। ऐसे करते हुए स्वैपिंग तभी होगी जब बड़ी वैल्यू लेफ्ट में होगी। एट लास्ट ये होगा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस पूरे एरे में, दैट इज 90, वो इंडेक्स नंबर 5 पे आ जाएगी। तो ये क्या लगेगा, पहला राउंड। तो एक राउंड में एक वैल्यू अपनी सही जगह पर आ चुकी है। तो अगर टोटल 6 वैल्यूज हैं तो 5 वैल्यूज को अगर मैं सही जगह पर बैठा दूं तो 6th वैल्यू तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर बैठ जाएगी। तो फिर मुझे 5 राउंड्स करने होंगे, या मैं बोलूं कि n-1 राउंड्स करने होंगे, क्योंकि n की वैल्यू 6 है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ n। अच्छा, ये जो, अच्छा एक और वेरिएबल मुझे ज़रूरत पड़ेगा, दैट इज i। ठीक है, ये जो n है, n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट इंडेक्स +1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स में +1 करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ARR एरो लास्ट इंडेक्स +1। तो n के अंदर एक नंबर आ चुका है जो कि संख्या है एरे के अंदर कितने नंबर्स हैं इसकी। तो एरे के अंदर अगर 6 नंबर्स रखे हुए हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। अब मुझे राउंड्स कितने करने, जितने एरे में वैल्यूज हैं उससे एक कम बार। तो r की वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, r लेस देन इक्वल टू n-1 तक चलाता हूँ, r++। तो ये इतने राउंड्स होंगे। हर राउंड के अंदर आपको कुछ कंपैरिजंस करना है। कितने कंपैरिजंस करने हैं, हर राउंड में नंबर ऑफ कंपैरिजन एक एक कम होता जाएगा। पहले राउंड में अगर ये 6 वैल्यूज हैं तो 5 कंपैरिजंस हो रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन 2 वैल्यू का एक साथ होता है, और फिर अगली बार फिर 2 वैल्यू का एक साथ होता है। लेकिन 2 वैल्यू का जब कंपैरिजन करते हैं तो एक वैल्यू उसमें ओवरलैपिंग वैल्यू होती है, यानी पिछली लेफ्ट कंपैरिजन में भी पार्टिसिपेट किया था उसने, राइट कंपैरिजन में भी पार्टिसिपेट किया, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन n-1 होते हैं। तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो n की वैल्यू अगर 6 है तो 5 कंपैरिजंस हुए हैं। ठीक है, तो मैं i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ तक लेके जाऊँगा, तो अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 6, तो कंपैरिजन कितने होने, 5 कंपैरिजन होने के लिए लास्ट टाइम जो कंपैरिजन हो रहा है वो इंडेक्स नंबर 4 और 5 के बीच में हो रहा है। यस, तो i की वैल्यू 4 तक जाएगा, i की वैल्यू 4 तक जाएगा, दैट इज n-2 तक। ठीक है, और i++। क्या बात समझ में आ रही है। देखिए n की वैल्यू 6 थी ना, तो अगर i की वैल्यू
मैं 0 से लेकर 4 तक चलाता हूँ, n-2 मतलब 4, क्योंकि n 6 है। तो सबसे पहला कंपैरिजन मैं करा सकता हूँ इंडेक्स नंबर 0 और 1 के बीच में, फिर इंडेक्स नंबर 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, और इंडेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में, और इंडेक्स नंबर 4 और 5 के बीच में। ये हो जाएंगे 5 कंपैरिजंस। तो ये जो है ना, ये i की वैल्यूज़ हैं 0 से 4 तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लूप हम 0 से 4 तक यानी 5 टाइम्स चलाएंगे। तो 4 यहाँ कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्योंकि 6 थी, इसलिए n-2 लिख रहा हूँ, तो 4 आएगा। अब कंपैरिजंस कराते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे? इफ ARR PTR I ग्रेटर ARR PTR I+1, यानी एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं, एक के बाद एक वैल्यूज़ हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। अगर कंपैरिजन करने में हमें लगता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर है तो हमें स्वैपिंग करनी होगी। अच्छा, स्वैपिंग करने के लिए भी एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, लेट्स से t। तो स्वैपिंग के सिंपल 3 स्टेप्स, ARR एरो PTR I, ठीक है। स्वैपिंग के 3 स्टेप आपको मालूम है। अब इसके अंदर मैं रख दूंगा, क्या आपको समझ में आ रहा है किन दो के बीच में स्वैपिंग कर रहे हैं हम? PTR I और PTR I+1 के बीच में। ये देखिए, ये हमने स्वैपिंग का कोड लिख दिया है, स्वैपिंग हो चुकी है। अब ये R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सेकेंड राउंड R की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकेंड राउंड के लिए फिर से लूप चलेगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, सेकेंड राउंड के लिए मेरा कंपैरिजन एक और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि पहले राउंड के कारण जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे लास्ट में पहुंच गई है। तो जब मैं सेकेंड राउंड चलाऊंगा तो मुझे आखिरी वैल्यू को कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कराना है। तो पहले जितने कंपैरिजन हो रहे थे, अब सेकेंड राउंड में उससे एक कम कंपैरिजन होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक वैल्यू घटाते जाते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर मैं n-2 लिख रहा था, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा n-1 माइनस r। देखिए r की वैल्यू जब शुरुआत में 1 थी तो ये n-2 ही बन गया है। देख सकते हैं आप, r की वैल्यू अगर 1 थी तो n-1 माइनस 1 कितना हो गया? n-2। जब r की वैल्यू और बढ़ेगी यानी सेकेंड राउंड में जाएंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 2, तो n-1 माइनस 2 यानी n-3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस एक और कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा एरे हो जाएगा सॉर्ट। तो आप देख सकते हैं हमने लगभग सारे ही फंक्शंस बना लिए। अब हमें इसको टेस्ट करके देखना है कि हमारा पूरा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं बना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा, एरे एडिटी बनाना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रक्ट एरे एडिटी और इस टाइप का एक पॉइंटर बना लेता हूँ ARR, और फिर क्या लिखता हूँ ARR असाइन। कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए एरे बनाने के लिए? क्रिएट एरे, और इसमें कैपेसिटी में पास कर देता हूँ लेट्स से 5। तो 5 साइज का एक एरे बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं इसमें कुछ आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा सेट आइटम, है ना। सेट आइटम नाम का फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। और इसमें मैं क्या क्या आर्गुमेंट पास करूँगा? सबसे पहले ARR, दूसरा आर्गुमेंट इसमें पास करूँगा इंडेक्स, जो कि मैं 0 इंडेक्स पे रखना चाहता हूँ वैल्यू। उसके बाद मैंने वैल्यू क्या रखना है? 10 रखना है, यानी फिर मैंने सेट आइटम फंक्शन को एक बार फिर कॉल किया ताकि मैं एक और वैल्यू इसमें रख सकूं। तो मैंने लिखा ARR इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू रखना है और वैल्यू क्या रखनी है? 20। तो मैं एरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को रखने के लिए। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ जो अभी हमने बनाए हैं। पिछले कई पार्ट्स में हम लोग ये फंक्शंस बनाते चले आ रहे थे और एक एक करके मैं यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट करता जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से एरे के अंदर हम वैल्यूज़ रख रहे हैं। अभी मैंने 3 वैल्यूज़ इसमें रख ली हैं।
एरे की टोटल कैपेसिटी है 5 क्योंकि हमने क्रिएट एरे फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन एरे अभी पूरा फिल नहीं हुआ है। एरे की कैपेसिटी 5 है लेकिन 3 ही वैल्यूज अभी मैंने रखी हैं। अभी अगर मेरे को इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है तो मैं कैसे करा सकता हूँ? मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, इंट आई। ठीक है, ये लूप हो गया। लूप के लिए वेरिएबल बना लिया। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ और आई लेस देन, अब कितनी बार चले लूप? उतनी बार चले जितने की एरे में वैल्यूज। अब मुझे कैसे पता चलेगा एरे में वैल्यूज कितनी है? तो मुझे काउंट आइटम्स नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है जो ये काउंट कर देगा कि कितने आइटम्स एरे में रखे हुए हैं। तो हम लिखेंगे काउंट आइटम्स। ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा, इसमें पहले हम ARR पास कर दें। ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स अगर 3 रखे हैं हमने तो ये 3 रिटर्न करेगा। तो लूप मुझे चलाना है 0 से 2 तक, इसलिए मैंने लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है। और हर बार आई को एक एक करके बढ़ाता जाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो ARR बनाया हुआ है वो ARR वेरिएबल उस स्ट्रक्चर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। स्ट्रक्चर ब्लॉक कौन सा वाला? ये स्ट्रक्चर ब्लॉक जिसमें कैपेसिटी है, लास्ट इंडेक्स और PTR है। तो हमारा ARR इसको पॉइंट कर रहा है और जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये ARR की वैल्यू उसे दे देते हैं, मतलब हम ये स्ट्रक्चर का एड्रेस उसे दे देते हैं। अभी मैंने एक लूप लगाया जो उतनी बार चलेगा जितने की लिस्ट आइटम्स हैं। अब मैं प्रिंट कराने के लिए लिखता हूँ प्रिंट एफ। एक एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, %d लगा देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस ताकि वैल्यूज देखने में दिक्कत ना हो। हर वैल्यू के बाद स्पेस नजर आए। अब वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है? जो गेट आइटम फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी। गेट आइटम फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कहाँ पे रखी होगी? मुझे उसका इंडेक्स भी बताना पड़ेगा और मुझे वो एरे भी बताना पड़ेगा किस एरे में से। तो पहले तो मैं ARR पास कर रहा हूँ और दूसरी वैल्यू में क्या पास कर रहा हूँ? इंडेक्स। तो मैंने कहा इंडेक्स नंबर आई पे जो रखा हुआ है वो मुझे निकाल के दे दो। अब आई की वैल्यू क्योंकि एक एक करके बढ़ रही है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से, इसीलिए हम सारी वैल्यूज को एक एक करके देख पाएंगे। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू को रिमूव नहीं किया है, सिर्फ हम वैल्यू को विजिट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर getCH फंक्शन को हमने कॉल किया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। एक छोटी सी एरर इसमें आ रही है। हमने कुछ मिस्टेक करी है इसमें, जैसे कि यहाँ पर मैंने शायद वैल्यू लिख लिया है। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट इंडेक्स आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर का मेंबर है, तो उसको जब भी एक्सेस करना है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और भी अगर मैंने कहीं ऐसी मिस्टेक करी होगी तो डेफिनेटली उसे में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। एनीवे, देखते हैं कंपाइल करके, हो सकता है। और भी ये देखिए मैंने लास्ट इंडेक्स, क्योंकि मैं समझाते वक्त लास्ट इंडेक्स बोल देता हूँ तो लिखने में भी हो सकता है ये मिस्टेक मैंने कर दी है। ये ARR एरो करके ही मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट इंडेक्स स्ट्रक्चर का मेंबर है। और भी हो सकता है कि ये मिस्टेक्स कहीं पर करी हूँ। हम कंपाइल करके देख लेते हैं। फिलहाल प्रोग्राम चल गया है और ये 10, 20, 30 वैल्यूज हमको दिख रही है, यानी हम लिस्ट की वैल्यूज को देख पा रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, और वैल्यूज इसमें इंसर्ट करता हूँ। ये सेट आइटम फंक्शन की मदद से ही मैं और वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सेट आइटम, एक और इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर 3 पे मैंने वैल्यू रखी और 40 रख दी। इसी प्रकार से एक और वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 पे रखी। हम जानते हैं इंडेक्स नंबर 4 आखिरी इंडेक्स है, फिर भी हम जानबूझ के एक और बार सेट आइटम को कॉल करते हैं और इस बार हम इंडेक्स नंबर 5 लिख देते हैं और वैल्यू इसमें रख देते हैं 60। हम जानते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि एरे में जो कैपेसिटी है वो 5 तक ही है, यानी 5 वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, यानी इंडेक्स नंबर 4 लास्ट हो सकता है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखिए रन तो हो जाएगा, लेकिन ये ओवरफ्लो जो प्रिंट हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडेक्स नंबर 5 पे आपने 60 रखने की कोशिश की है वो नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए उसने ओवरफ्लो इस लाइन में प्रिंट किया। और उसके बाद जब मैंने वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहा तो काउंट आइटम्स ने यही कहा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 ही हैं, यानी ये आखिरी 60 तो कहीं इंसर्ट हो नहीं पाया। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50। ओके,
अब यहाँ पर दूसरे फंक्शंस को भी हम कॉल करके देखें। जैसे कि मुझे इसमें बीच में कोई वैल्यू रखनी है, कोई एडिट बीच में सेट करना है वैल्यू को, तो कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको भी हटा दिया, देखिए एरे के अंदर जगह होगी तभी तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ। तो एरे में मान लीजिए 4 वैल्यूज़ रखी हैं, 10, 20, 30, 40। अब मुझे सेट आइटम करना है, सेट आइटम, लेकिन मेरे को इंडेक्स नंबर 1 पे रखना है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे ऑलरेडी 20 रखा हुआ है और मैं इस जगह पे क्या रखना चाहता हूँ, 50 रखना चाहता हूँ। तो क्या होगा, यस 1 पे 50 स्टोर हो जाएगा और 20 आगे शिफ्ट हो जाएगा। 20 भी, 30 भी और 40 भी आगे शिफ्ट हो जाएंगे। रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं 50 ये बीच में इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं किसी वैल्यू को एडिट करना चाहता हूँ तो वो भी एडिट कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था, एडिट आइटम। इसमें भी हम ARR पास करते हैं और सेकेंड आर्ग्यूमेंट के रूप में हम पास करते हैं इंडेक्स। मान लीजिए इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू रखी हुई है 10, उसको मुझे एडिट करना है और उसकी वैल्यू, नई वैल्यू हो जानी चाहिए 90। अब इसके बाद मैं फिर से प्रोग्राम को चलाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे एडिशन हो चुका है और 10 की जगह पर 90 आ चुका है। ओके, अब मैं इसकी सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा कि वैल्यूज़ को हमने बीच में इंसर्ट करने के कारण अब वो एक सीक्वेंस में नहीं है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, अरेंज नहीं है। तो हम उसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं। सॉर्टिंग कैसे होगी, तो हम सॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और सॉर्ट फंक्शन में हम पास कर देंगे ARR। तो एरे में जो भी वैल्यूज़ रखी हुई हैं उसको सॉर्ट कर देगा और सॉर्ट करने के बाद आइटम्स प्रिंट होंगे। पर क्यों ना मैं ये जो फॉर लूप मैंने लगाया हुआ है, इस फॉर लूप को सॉर्ट करने के पहले भी लिख दूं, ताकि क्या होगा कि सॉर्ट होने के पहले भी प्रिंट होगा और सॉर्ट होने के बाद भी प्रिंट होगा। इससे हमें दोनों में फ़र्क समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लाइन भी चेंज करा देता हूँ ताकि हमें देखने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सॉर्टिंग के पहले और सॉर्टिंग के बाद की वैल्यूज प्रिंट होगी। देखिए सॉर्टिंग के पहले 90, 50, 20, 30, 40 थी, सॉर्टिंग के बाद हो गई 20, 30, 40, 50, 90। बिल्कुल सही है। अब मुझे इसमें से कोई आइटम सर्च करना है, तो मैं कैसे सर्च करूँगा। सर्च करने के लिए मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैंने सर्च फंक्शन को कॉल किया और मैं जानता हूँ सर्च फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स। तो सर्च फंक्शन में मैंने पास किया ARR और सेकेंड आर्ग्यूमेंट के रूप में मैंने पास किया वो आइटम जो मैं सर्च कर रहा हूँ, दैट इज 40 जहाँ पे भी रखा है उसका इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। तो मैं लिखता हूँ इफ सर्च की वैल्यू अगर आ जाती है -1, तो हम लिखेंगे printf आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, नई लाइन से आउटपुट आया इसलिए बैकस्लैश लगा देता हूँ। एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी आइटम मिल चुका है, तो मैं प्रिंट कराता हूँ आइटम फाउंड एट इंडेक्स %d और यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ जो सर्च ने रिटर्न किया हो। अब सर्च ने रिटर्न किया तो मैंने कहीं स्टोर तो किया नहीं, क्यों ना मैं उसको स्टोर करा लूँ। यस, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट से जो आई ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है हम उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई में मैं रख लेता हूँ ये जो सर्च वाला है ना, ये यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आई लिख लेता हूँ। तो आई की वैल्यू अगर -1 है तो आइटम नहीं मिला है, अदरवाइज आई की जो वैल्यू है वो वही इंडेक्स है जहाँ पर डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं 40 हम रखेंगे भी, और 40 सॉर्टिंग करने के बाद जिस पोजीशन पे आ जाएगा उसके हिसाब से सर्चिंग होके पता चलेगी। आप देख सकते हैं कि पहले एरे था 90, 50, 20, 30, 40, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग हो गई। सॉर्टिंग होने के बाद आइटम फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2, यस 0, 1, 2। तो 40 कहाँ रखा है, इंडेक्स नंबर 2 पे रखा हुआ। आप किसी आइटम को अगर रिमूव करना चाहते हैं आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, ARR। दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें क्या पास करेंगे, इंडेक्स। जिस आइटम को मुझे रिमूव करना है उसका इंडेक्स। जैसे मैंने बोला इंडेक्स नंबर 3 पे जो रखा हुआ है
उसको रिमूव करो, या 4 पे जो रखा हुआ है उसको रिमूव करो, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं इसमें कितनी रखी हुई हैं, इसमें पहले रखी है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर मैंने बीच में 50 इंसर्ट कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने 90 एडिट करके 90 कर दी थी वैल्यू, है ना। तो इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू रखी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसमें 5 रखी हुई हैं। तो मैंने रिमूव करवा दिया आइटम। रिमूव करवाने के बाद फिर मैं सब प्रिंटिंग करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए रिमूव हो जाने से अब 40 इसके अंदर है ही नहीं, और इसीलिए सर्च का रिजल्ट क्या आ रहा है, आइटम नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 दिया है और सॉर्ट करने के पहले जो 40 था वो इंडेक्स नंबर 4 पे ही रखा हुआ था, इसलिए वो रिमूव हो गया। आई होप आपको ये सारे के सारे फंक्शन समझ में आ रहे होंगे। अब इस तरह के प्रोग्राम्स आप भी बनाना ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, आपने इसको आई होप अच्छे से नोट कर लिया होगा। ये सॉर्ट फंक्शन की कोडिंग है ना, ये मेन फंक्शन की कोडिंग है। आप स्क्रीन को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये सर्च फंक्शन की कोडिंग है। इसके बाद ये रिमूव आइटम फंक्शन की कोडिंग है। काउंट आइटम्स फंक्शन की कोडिंग है। इसके बाद एडिट आइटम फंक्शन की कोडिंग है। सेट आइटम फंक्शन की कोडिंग है। ये गेट आइटम फंक्शन की कोडिंग है, और ये क्रिएट एरे फंक्शन की कोडिंग है। इसके पहले मैंने इन फंक्शंस के डिक्लेरेशंस करे हैं और स्ट्रक्चर एरे एडिटी बनाया। तो आज हमारा एरे एडिटी कंप्लीट हो गया है, लेकिन डेफिनेटली आगे आप और भी कई सारे वीडियोस देखने वाले हैं जिसमें दूसरे एडिटीज भी हम बनाएंगे, और आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि एक नॉर्मल एरे और एरे एडिटी में क्या फ़र्क होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट का एडिटी भी आएगा, ट्री भी आएगा, स्टैक आएगा, क्यू आएगा, ग्राफ आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें, ज़रूर से विजिट करें, www.mysurgery.com। इस वेबसाइट पर आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी सारे प्रोग्रामिंग वीडियोस एक तरफ रखे हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज रखे हुए हैं, कोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज रखे हुए हैं। सी के प्रोग्राम्स अलग हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अलग हैं, जावा के अलग हैं, PHP के अलग हैं, C++ के अलग हैं। इसी प्रकार से इनके थ्योरी लेक्चर्स यानी कोर्स पूरा वीडियोस उसके भी रखे हुए हैं, और सीक्वेंस वहाँ पे इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको ये देखने में सोचने में दिक्कत नहीं होगी कि पहले कौन सा वीडियो देखना है, बाद में कौन सा वीडियो देखना है। एक सीक्वेंस में वीडियोस हैं, आप उनको उस तरीके से देखते जाइए। यदि आपको कोई दिक्कत जाती है तो आप कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, या मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा और आपको ये यूज़फुल लग रहा होगा। हिंदी में होने की वजह से कई लोगों को विशेष तौर पर इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि ये एक बहुत नेक काम है, हम फ्री में एजुकेशन सब जगह पहुंचा रहे हैं, और अगर आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इसको पहुंचाएं, तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और मेन स्ट्रीम में आ सकें और अपना करियर बहुत अच्छा बना सकें। थैंक यू।